सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जाम गुरुजी। ये आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम टॉप 20 का पार्ट नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल है। वेरी इंपॉर्टेंट है प्लास्टिसाइजर। आपको पता है कि भाई हम सीमेंट में या फिर कंक्रीट में यूज़ करते हैं, तो इसका आपको वेटेज भी पता होना चाहिए कि भाई कितना परसेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम प्लास्टिसाइजर की बात करें तो ये सीमेंट में आप 1 से 2% जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2% जो होता है प्लास्टिसाइज़र आप सीमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर इस क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो उस कारण से आपको सिग्रीगेशन जो होती है वो देखने को मिलती है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, सिग्रीगेशन प्लास्टिसाइज़र ज़्यादा हो जाएगा तो आपको देखने को मिलती है। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। एक तो आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई एक बेंजो बेंजोएट जो होता है ये भी प्लास्टिसाइजर होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। एक ग्लाइकोल्स होता है, ग्लाइकोल्स एंड पॉली ईथर। ग्लाइकोल्स एंड पॉलीईथर जो होता है ये भी एक प्लास्टिसाइजर ही होता है। एक हमारे पास, मैं जितने भी बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, एक एजेलेट्स होता है, एजेलेट्स ये भी एक प्लास्टिसाइजर होता है। एंड एक जो होता है वो होता है हाइड्रोकार ऑक्सीलेटेड कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये एक क्या है, प्लास्टिसाइजर है। बाकी 3-4 मैंने आपको और भी बताए हैं, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको पता होगा तब आप आंसर को बिल्कुल ही करेक्टली करके आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हाउ मेनी मेथड ऑफ बैचिंग ऑफ कंक्रीट आर देयर। सो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो बैचिंग के तरीके होते हैं वो दो ही मेथड होते हैं। दो मेथड से हम कर सकते हैं। एक होती है वॉल्यूम मेथड, दूसरा क्या होता है, वेट मेथड। तो इन दोनों मेथड से आप क्या होती है, कोई भी हमारा इंजीनियरिंग मेथड हो उसकी बैचिंग कर सकते हैं। उसका वेट जो होता है कि भाई कितने केजी का है तो आप उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि भाई इन दोनों में से कौन सा एक्यूरेट होता है। वॉल्यूम एंड वेट जो वेट बैचिंग जो होती है, इन दोनों में कौन सा जो होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। तो जो वेट बैचिंग होता है ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। एक्यूरेट मेथड होता है, इससे ये थोड़ा कम होता है। एंड वेट बैचिंग जो होता है ये मोस्ट एक्यूरेट होता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि भाई इसका तो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, अब इसका भी एक पॉइंट बताना पड़ेगा आपको कि जो वॉल्यूम बैचिंग होती है इसका एक बॉक्स होता है, उसका साइज जो होता है वो क्या होता है। बॉक्स का जो साइज होता है ये दो साइज में अवेलेबल होता है। एक साइज जो होता है वो 27x27x48 ये सेंटीमीटर में इसकी सारी डिमेंशन होती है। ये एक वॉल्यूम बैचिंग का फर्मा बॉक्स होता है, उसका साइज होता है। दूसरा जो होता है वो 30x30x39 सेंटीमीटर। ये दो साइज होते हैं वॉल्यूम बैचिंग के बॉक्स के। तो इसको आप याद रखिए। यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी सामने आती है। वैसे मैंने आपको पॉइंट बता भी दिए थे कि भाई जब भी आप बैचिंग करते हैं तो टॉलरेंस जो लिमिट होती है सीमेंट के लिए ±2% होती है, एग्रीगेट के लिए ±3% होती है। तो ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दी कि भाई दो ही मेथड होते हैं बैचिंग करने के। ऑप्शन फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखते हैं। कंक्रीट इज जनरली प्लेस्ड ऑन ए। कंक्रीट इज जनरली प्लेस्ड ऑन ए। कंक्रीट जो होता है आमतौर पर किस पर रखा जाता है, फॉर्म वर्क पर, स्टैंड पर, या फिर मोल्ड में, या फिर प्लेटफॉर्म पर। कहाँ पर रखा जाता है। तो कंक्रीट अगर आप टेस्ट करेंगे तब तो आप मोल्ड में ही डालेंगे, लेकिन कंक्रीट जो होता है आमतौर पर हमेशा आप किसी कार्य में ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन फॉर्म वर्क हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो अगला क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव विड्थ जो होती है कॉलम स्ट्रिप्स की ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेकन एज। इफेक्टिव विड्थ जो होती है कॉलम स्ट्रिप्स की ऑफ ए फ्लैट स्लैब की वो हम कितनी लेते हैं।
यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब भी हम इफेक्टिव विड्थ की चौड़ाई जो होती है उसकी बात करेंगे कॉलम स्टफ्स के केसेस में, तो उस केस में हमारा 1/4 होता है जो विड्थ होती है उस पैनल की। ऑप्शन हमारा 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है 1/4, कई लोगों ने ये देखा हुआ होता है तो उनका दिमाग यार 1/4 नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कभी इंग्लिश में लिखा होता है उसको इस तरह से भी न्यूमेरिकल में लिखना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को टिक करना है। हो सकता है कि आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें जब भी क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमानेंट डिमेंशन चेंज होती है ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म एज। परमानेंट डिमेंशन चेंज होगी यानी कि कभी किसी चीज़ की जो डिमेंशन थी वो मान के चलो कि भाई कितनी थी, 100 सेंटीमीटर थी, तो परमानेंट चेंज हो गई, या फिर 90 हो गई, या फिर 110 हो गई, परमानेंट चेंज हो गई भाई, तो उसको आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे, एक्सटेंशन एक्सटेंट बोलेंगे, क्रीप, या फिर एम्बिट, क्या हम उसको बोलते हैं? तो उसको क्रीप बोलते हैं। परमानेंट डिफॉर्मेशन जो होती है वो क्रीप की वजह से ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर जो है उसका डिज़ाइन आप करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की आप कितनी लेते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कंक्रीट की तो वो बिल्कुल ही जीरो होती है, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको हम बिल्कुल ही ना के बराबर मानते हैं, क्योंकि कंप्रेशन में ये स्ट्रॉन्ग होता है, टेंशन में वीक होता है, इसलिए नन ऑफ द एबव हमारा आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो हिंदी वाले हैं वो ज़्यादा फोकस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें यार। जो हिंदी वाला खासकर आपका कोई दोस्त है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, चाहे मेरे चैनल पर हो या फिर किसी और के चैनल पर हो, वो कमेंट करते रहते हैं कि सर हिंदी में प्रोवाइड करो, तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि भाई बहुत ही गरीब फैमिली से होते हैं, तो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप भी जोड़ सकते हैं अपने दोस्तों को, भाई हिंदी में सेक्शन क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो आप पता कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है उसके द्वारा। इस टेस्ट से आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं कंक्रीट की। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू। प्रॉपर्टीज जो होती है कंक्रीट की वो कितने तरह की होती है? 1, 4, 2, 3, कितने तरह की होती है? तो प्रॉपर्टी जो होती है कंक्रीट की वो दो तरह की होती है, एक फ्रेश स्टेट वाली, एक हार्ड स्टेट वाली। तो आपको पता है कि भाई कंक्रीट दो तरह का होता है, एक जब आप पानी मिलाएंगे तो वो फ्रेश स्टेट ग्रीन स्टेट में आता है, एंड जब कठोर हो जाएगा तो वो हार्डन स्टेट में आएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टील स्ट्रक्चर से लिया गया है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, किसी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन बी बीटन और रोलड इनटू शी प्लेट, सॉरी प्लेट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? किसी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा आप उस मटेरियल को पीट पीट कर उसको एक रोलर शीट प्लेट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? रोल प्लेट जो होती है उसको आप चादर भी बोल सकते हैं। एक चादर के रूप में आप उसको हथौड़ा मार मार कर उसको एक चादर की फॉर्म में, पतली चादर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द एबव बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन में हमारा नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को आप मेलेएबिलिटी बोलते हैं। मेलेएबिलिटी जो होती है उस केस में आप किसी भी मटेरियल के मेलेबिलिटी मटेरियल को आप एक हैमर से मार मार कर उसको एक पतली शीट में कन्वर्ट कर देंगे, चादर में कन्वर्ट कर देंगे,
उसको मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डक्टिलिटी के बारे में सभी को पता है कि भाई ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लास्टिसिटी एंड जो इलास्टिसिटी है ये दोनों के ऑपोजिट होती है, तो इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए। तो ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी के बारे में। उसके बाद देखिए ये पॉइजन रेशियो जो है ये बहुत ही कंफ्यूज करता है और कई बार एग्जाम में ही इससे क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला कि व्हाट इज द लिमिट टू पॉइजन रेशियो, पॉइजन के अनुपात की सीमा क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है। एसएससी जेई वाले इस तरह क्वेश्चन जो है पूछते हैं, क्योंकि देखिए 0.1 0.2 0.3 या फिर नन ऑफ दीज, इस तरह का ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है कि लिमिट पूछ रहा है कि भाई पॉइजन रेशियो की जो इंजीनियरिंग के लिए लिमिट होती है वो क्या होती है। तो भाई सभी को पता है कि इंजीनियरिंग के लिए जो पॉइजन रेशियो की लिमिट होती है वो 0 से लेकर 0.5 होती है, क्योंकि 0 जो होती है वो कॉर्क के लिए होती है, सबसे कम वैल्यू कॉर्क की होती है, एंड ये जो 0.5 होती है वो रबर जो होता है उसके लिए होती है। तो ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही गलत प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे उसने दिमाग तो अच्छा लगाते हैं वो, अच्छा कंटेंट होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना HPJE वालों का जो क्वेश्चन पेपर पूछने का तरीका है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं आपको और भी बता देता हूँ क्योंकि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से जैसे कि हम यहाँ पे ग्लास की बात करें, जो पैनल ग्लास होता है उसके पॉइजन रेशियो की बात करें तो 0.01 से लेकर 0.05 ये ग्लास की होता है। कंक्रीट का तो इंपॉर्टेंट है भाई, कंक्रीट का तो वैसे सभी को पता होगा कि कंक्रीट का जो होता है वो 0.1 से लेकर 0.2 जो होता है वो कंक्रीट के लिए होता है। स्टील की अगर हम बात करें, स्टील की तो बात करें तो 0.25 से लेकर 0.3 ये स्टील का होता है। इसको भी आप याद कर लीजिए। रबड़ को तो मैंने आपको बता दिया, कोर का भी बता दिया। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। अब देखिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हमें ओड वर्ड को फाइंड आउट करना है कि ओड वर्ड कौन सा है इन चारों में से। गोगल, चश्मा आपको पता है कि पर्स, एक्सेसरी, बेल्ट, इन चारों में से कौन सा एक ओड वन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर जो हमारे पास ओड वन रहेगा वो सहायक सामग्री रहेगा। एक्सेसरी, आपको पता है कि एक्सेसरी में क्या क्या आता है, जैसे कि गोगल हो गया, पर्स हो गया, हमारे पेंट वगैरह हो गई, बेल्ट वगैरह हो गई, हमारा जो एक्सेसरी होती है उसमें ये आता है। तो ये सारा सेम सेम होगा लेकिन ये ओड वन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें ओड वन ही फाइंड आउट करना है कि कौन सा ओड वन होगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रेप्स दिया गया है, अमरूद है, फूल गोभी है, संतरा है। इन चारों में से कौन सा सही रहेगा, और बन रहेगा। तो वही यहाँ पर भी हमारा सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉलीफ्लावर जो होता है ये क्या है हमारे पास, सब्जी है, वेजिटेबल है हमारे पास, ये खाने वाली चीज़ है। वैसे ये तीनों भी खाने वाली चीज़ें हैं लेकिन ये तीनों किस कैटेगरी में आएगा, ये फल हैं। तीनों क्या हैं, फल हैं, एंड सिर्फ कॉलीफ्लावर जो है एक सब्जी है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी हमें ओड वन ही फाइंड आउट करना है कि कौन सा यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे चिड़िया, चूहा, शतुरमुर्ग एंड तोता, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, चूहा। चूहा जो है एक स्तनपायी जीव है, बाकी ये तीनों जो हैं वो नहीं है, इसलिए हम हमारे पास आंसर बी आंसर हो जाएगा। तो जिसने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, जिसको वीडियो की ज़रूरत है ना हिंदी वाले सेक्शन की, तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो भाई आपका दोस्त है, थोड़ी बहुत हेल्प उसकी मिल जाएगी, तो वो आपको भी बोलेगा कि थैंक यू दोस्त यार, तूने मुझे वीडियो सेंड की। हो सकता है कि आपके कई स्टूडेंट दोस्त ऐसे हैं जो जिनको हमारे चैनल के बारे में ना पता हो, तो वीडियो को शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ लीस्ट इलास्टिक। लीस्ट सबसे कम जो इलास्टिक होती है वो किस में होती है, आयरन में, कॉपर में, या फिर दोनों में, या फिर रबर में, किस में इलास्टिक होती है।
तो यहाँ पे पूछा गया कि भाई लीस्ट इलास्टिक कौन सा होता है इन चारों में से। तो लीस्ट इलास्टिक अगर लोहा, कॉपर एंड सिल्वर इन चारों में अगर रबड़ में कंपेयर करेंगे तो सबसे कम जो होगी वो रबड़ की होती है। लीस्ट इलास्टिक सबसे कम जो इलास्टिक होता है वो रबड़ ही होता है इन चारों में से। ऐसा नहीं बोला गया कि भाई सबसे जो होता है वो कौन सा होता है। इन चारों को कंपेयर करने की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो सबसे जो होता है वो रबड़ ही लीस्ट इलास्टिक होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। हमारे पास एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि भाई एक वैक्स जो होती है एंड क्ले जो होती है ये कौन से होती है, कौन से पदार्थ होते हैं, कौन से मटेरियल होते हैं। तो ये प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल हैं दोनों ये। अब उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि जो क्ले होती है उसमें मैक्सिमम प्लास्टिसिटी होती है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे हम स्टील की बात करेंगे। तो स्टील जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लास्टिक होता है, इलेक्ट्रोप्लास्टिक होता है। इसको भी आप याद रखिए, इलेक्ट्रोप्लास्टिक। स्टील जो होता है वो इलेक्ट्रोप्लास्टिक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर। बोल रहा है कि भाई कंपोजिट बार है, किसकी है, एक स्टील की है एक कॉपर की है, उसको इज हीटेड, उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ही मान के चलो कि अलग अलग हम उसको हीट कर रहे हैं। देन क्या होगा, कॉपर बार विल बी अंडर, कॉपर बार जो रहेगी उस पर कौन सी फोर्स लगेगी, टेंशन, शियर, टोर्जन या फिर नन ऑफ द एबव। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। तो कॉपर बार पर कंप्रेशन फोर्स जो होती है वो लगती है, कंप्रेसिव फोर्स जो होती है वो लगती है। जब भी आप इन दोनों को गर्म करेंगे तो जो हमारे पास स्टील होगा वो बहुत ही कम फैलता है, एक्सपैंड होता है, जबकि जो कॉपर की बार होती है वो बहुत ही ज़्यादा फैलती है, जिस कारण से हमारी कॉपर की बार जो होती है उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिकअप द गल स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द टॉर्जनल रेजिस्टेंस ऑफ शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टॉर्जनल रेजिस्टेंस जो होती है किसी शाफ्ट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके। चार ऑप्शन हमारे पास प्रोवाइडेड हैं। तो वो होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शन। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि नेट सेक्शनल एरिया ऑफ ए टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस। नेट सेक्शनल एरिया जो होता है किसी टेंशन मेंबर का, जो टेंशन मेंबर होगा उसका नेट सेक्शनल एरिया जो होता है भाई, बोल रहा है कि वो किसके बराबर होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है माइनस, सॉरी माइनस नहीं है पे डैश है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डैश किसके, माइनस द एरिया ऑफ रिवेटेड होल। मैं आंसर ही आपको बता रहा था, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन ए टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ टू चैनल सेक्शन। कोई एक टेंशन मेंबर है जिस पर क्या है, दो चैनल सेक्शन है। अलोवेंस जो होती है रिवेट होल इज मेड फॉर टू होल्स फ्रॉम। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि जब दो टेंशन के मेंबर जो होते हैं उनके दो चैनल के साथ जोड़ा जाता है तो उसका जो वेब होता है उस चैनल का, उस पर एटलीस्ट कम से कम एक रिवेट जो है वो होनी ही चाहिए, लगानी ही चाहिए, वन रिवेट। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ईच वेब या फिर वन होल फ्रॉम ईच फ्लेंज बीस एवरेज लेस, एटलीस्ट एक रिवेट तो भाई लगानी ही चाहिए। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ए डैश। पंचायत समिति जो होती है ब्लॉक लेवल पर इन इंडिया में इज एड डैश। तो वो क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइडेड द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
हु डिसाइडेड द सैलरी ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सैलरी के बारे में आपको कौन से अनुच्छेद में जानकारी मिलती है, कौन से आर्टिकल में आपको जो सैलरी होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। चाहे सैलरी हो, चाहे इनको कोई भत्ता वगैरह देना हो, अलाउंस देना हो, तो आप 106 आर्टिकल में जा सकते हैं, 106 अनुच्छेद में जा सकते हैं भारत के संविधान के। तो इसकी सैलरी जो होती है उसके बारे में जो डिसाइड करता है वो पार्लियामेंट यानी कि संसद ही करते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस होती है वहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन मैंने उठा लिया। ये सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैं देखता हूँ कि भाई एक क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को हम चूज़ करते हैं कि भाई हाँ ये 2-3 बार पूछा गया तो हम उस क्वेश्चन को उठा रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाइए, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और बेल आइकन को भी दबा लो। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।